हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की आपकी ये जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10 की सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर सेट नंबर 3 करा दीजिए, तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ सेट नंबर 3। तो फटाफट से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चन पेपर के फटाफट आंसर की इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाऊं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए 8860411939। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो और जैसे ही आप अपने घर पहुंचे, तो फटाफट से मुझे इस नंबर पे अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं उसकी पीडीएफ लेकर फटाफट से उसके आंसर्स आपको दे सकूं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 हमारे पास आज है। और इसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, उनको सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं आपका। और सबसे पहला प्रश्न जो है आपका, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि विश्व में अधिकतर लोग किस प्रकार की सरकार को पसंद करते हैं। आखिर किस प्रकार की सरकार को पसंद किया जाता है? लोकतांत्रिक सरकार, सैन्य सरकार, तानाशाही सरकार या फिर धर्म आधारित सरकार। देखिए बच्चों, विश्व में ज्यादातर देश जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार को देश ज्यादा पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ और थोड़ा इंक को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे। अब ये सही है, ठीक है। सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार ने 1991 में व्यापार नियमों को उदार क्यों बनाया। यानी 1991 में व्यापार नियमों को किस तरीके से बदला। तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा के बराबर बनाए रखना चाहती थी? ये बात एकदम गलत है, ऐसा नहीं था। सरकार पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी। ये बात थोड़ी बहुत सही लग रही है, पर हम और चीजें पढ़ लेते हैं। सरकार चाहती थी कि भारतीय उत्पादक विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करे। ये बात भी एकदम सही है। सरकार चाहती थी कि सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। ये बात थोड़ी सी गलत लग रही है। तो बी और सी ऑप्शन होना चाहिए। हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमारे पास डबल आंसर्स को चुनने का मौका है। नहीं, यहाँ पर कोई डबल आंसर को चुनने का मौका नहीं है। यानी बी और सी में से कोई एक राइट आंसर होना चाहिए। तो मुझे सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। तो आप भी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में आ गया है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से सकल घरेलू उत्पाद में किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जीडीपी के अंदर किसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर चतुर्थक क्षेत्र। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी में सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका मानव सूचकांक में बेहतर स्थान है। अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, नेपाल। यहाँ पर श्रीलंका का नाम नहीं दे रखा है। श्रीलंका के बाद एशिया में सबसे अच्छा सूचकांक जो है वो किसका है, भारत का है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसका हो जाएगा, भारत, ऑप्शन नंबर सी। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। कौन से युग्म का सही मिलान है? जलोढ़ मृदा जिसमें रेत और सिल्ट होती है, ठीक है, लग रहा है। काली मृदा जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये बात गलत लग रही है। शुष्क मृदा जिसमें क्रिस्टलीय लोहे का प्रसार होता है, ये बात सही है। लैटराइट मृदा जो लावा प्रवाह से बनी होती है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे बेटर आंसर जो है वो यही है। शुष्क मृदा जिसमें क्रिस्टलीय लोहे का प्रसार होता है। छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठे प्रश्न में ये पहले से टिक है, मैंने कुछ सॉल्व किया था तो उसको टिक कर रखा था। हम देख लेते हैं जैव क्या है। जैव इनमें से वो होता है जिसके अंदर जीवन होता है। तो जीवन इसमें किसमें, वन्य जीवों में जीवन होता है। तो जैव का सेकंड से मैच हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो नए तरह के संसाधन होते हैं, यानी सौर ऊर्जा नए तरह के संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो संसाधन जो पुराने संसाधन होते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के सेकंड के साथ मैच हो रहा है। एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें 7वें प्रश्न की, तो कह रहा है कि 7वें में निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु का उदाहरण है। इनमें से तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, निकल, इनमें से लोहे के अंश किस में पाए जाते हैं, तो लोहे के अंश तांबे में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लगातार इस तरह की वीडियोस दे रहा है। और इस नंबर को नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फटाफट से इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और जैसे ही आपका पेपर खत्म हो अपना क्वेश्चन पेपर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भाप इंजन में सुधार किया था, तो जेम्स वॉट, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट के द्वारा ही भाप इंजन में सुधार किया गया था। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो कह रहा है कि व्यापार के प्रवाह में ऐसे 3 महत्वपूर्ण विकास हुए जिन्होंने पूर्व आधुनिक दुनिया को बहुत छोटा कर दिया। पूर्व आधुनिक दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, यानी व्यापार का प्रवाह। ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से एक गलत की पहचान कीजिए। गलत पूछ रहा है कि गलत क्या हुआ। व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और प्रौद्योगिकी का प्रवाह। देखो इन सभी चीजों का प्रवाह होता है, और व्यापार का प्रभाव होता है, श्रम का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, प्रौद्योगिकी का प्रभाव होता है। और मुझे यहाँ पर राइट आंसर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार का प्रवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं तो कैलाश बाशनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, इनके लेखन के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू समान था। ऑप्शन नंबर ए, जनता के लिए आर्थिक समानता की मांग करना, महिलाओं के अनुभव पर प्रकाश डालना, सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना, या भारतीयों को उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों इसमें से मुझे जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के अनुभवों पर प्रकाश डालना। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ही महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखा था। ठीक है। 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वां प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नेपोलियन का युद्ध, वियना की संधि, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष, ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद। तो देखो बच्चों यहाँ पर नेपोलियन नेपोलियन युद्ध जो था वो भी 1815 में ही हुआ था, पर पहले नेपोलियन युद्ध हुआ था और फिर वियना संधि हुई थी। ये दोनों ही 1815 में हुआ था। स्वतंत्रता के लिए ग्रीक संघर्ष 1821 में स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जहां पहले होगा वही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कह रहा है 12वें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है। इनमें से द्विदलीय व्यवस्था किसमें है, चीन के अंदर है, रूस के अंदर है, भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। तो द्विदलीय व्यवस्था जो है वो अमेरिका के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी, द्विदलीय व्यवस्था। 13वें प्रश्न की बात करता है। तो 13वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित बॉक्स में दी गई जानकारी की सहायता से भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्र और स्थानीय सरकारों के बीच में शक्ति की हिस्सेदारी, ये बात एकदम सही है। राज्य सरकारों को उनके साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता होती है, ये बात भी एकदम सही लग रही है। इसे त्रिस्तरीय सरकार कहा जाता है, ये भी एकदम सही है। तो क्या भारत के अंदर तानाशाही व्यवस्था नहीं, एकात्मक संघीय व्यवस्था नहीं, भारत के अंदर साम्राज्यवादी व्यवस्था नहीं, भारत के अंदर विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको लगातार इस तरह की वीडियोस देता रहेगा। 14वें प्रश्न में कह रहा है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का क्या कीजिए, मिलान कीजिए। यहाँ पर बैंक है तो बैंक किस सूची में आता है, तो बैंक जो है वो राज्य संघीय सूची में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सेकंड से मैच हो जाएगा। कृषि जो है वो एक राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची में आ गया। शिक्षा जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में आ जाएगा। और कंप्यूटर जो है वो एक अवशिष्ट विषय है, यानी फोर्थ का फोर्थ से ही मैच होगा। जो इसमें फोर्थ का फोर्थ से मैच हो रहा होगा वही राइट आंसर होगा। तो फोर्थ का फोर्थ से मैच होने वाला ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। तो अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि श्रीलंका ने तमिल को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। ये बात सरासर गलत है। श्रीलंका ने तमिल को नहीं, सिल्ली को एकमात्र राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो अब अभिकथन ही गलत हो गया। तो जहां पर यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अभिकथन गलत है, लेकिन आर सही है। श्रीलंका की सरकार ने बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए थे। ये बात एकदम सही लग रही है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट एकदम गलत है। आगे बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 16वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि सत्ता के बंटवारे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें तो बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। नहीं, ये बात एकदम गलत है। बहुसंख्यकवाद के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता। सेकंड की बात करें तो ये विभिन्न सामाजिक समूह में संतुलन और सामंजस्य बनाता है। ये बात एकदम सही है। ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। ये बात भी एकदम सही है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का सार है। ये बात भी एकदम सही है। तो फर्स्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें सही है। तो जिसमें फर्स्ट नहीं होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं। जिसमें फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट है, गलत हो जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 17वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। प्राथमिक क्षेत्र फूल की खेती करना, ये सही है। द्वितीय क्षेत्र दुग्ध विक्रेता, नहीं ये गलत है। तृतीय क्षेत्र मछुआरा, ये भी गलत है। विनिर्माण क्षेत्र माली, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम मैप भी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कारखाना श्रमिकों के विकास का कौन सा एक लक्ष्य है। कारखाना श्रमिकों के लिए विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें बेहतर वेतन चाहते हो, बेहतर तकनीक, उन्हें कोई मतलब नहीं है। काम के अधिक घंटे नहीं चाहिए उन्हें, अधिक श्रम कार्य नहीं चाहिए उन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेहतर वेतन के लिए वो कार्य कर रहे हैं। 19वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये पूरा का पूरा एक बॉक्स है, आप इसको पढ़ लीजिए। ना पढ़ने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा प्रश्न पे आ जाते हैं। हरियाणा का निवल अनुपस्थिति अनुपात कितना है। हरियाणा का अनुपस्थिति अनुपात देखते हैं तो ये तो शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता दर है। ये उपस्थिति अनुपात है, पर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अनुपस्थिति अनुपात। ठीक है, तो 100 व्यक्ति में से अगर 61 क्या है, उपस्थित है हरियाणा के लिए, तो कितने अनुपस्थित होंगे। 100 में से 61 को घटा दीजिए, क्या बचता है, 39 बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपने अगले प्रश्न 20वें प्रश्न पर आ गए हम, अपने आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है कि मानव विकास के विषय में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया एक समग्र सूचकांक है। ये बात एकदम सही है। इसके मापन के लिए लंबी उम्र, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय मापदंड है। ये बात भी एकदम सही है। विकसित और निम्न विकासशील देशों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है, नहीं ये गलत है। विश्व बैंक जीवन की गुणवत्ता के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाता है। ये बात भी एकदम गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों मैप पर। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज प्रश्न थे और किस तरीके से थ्योरी वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड को बहुत स्लो स्लो आगे ले जा रहा हूँ। आप पॉज करके इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपको ये अपना पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे हाई कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब हम सीधे मैप वाले प्रश्न पर चले जाते हैं। बहुत तेजी से मैप वाले प्रश्न पर चले जाते हैं। ये आपका मैप वाला प्रश्न आ गया। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर दो स्थानों ए और बी को अंकित कीजिए। अंकित किया गया है। उन्हें दी गई जानकारी की सहायता से भरिए और उनके पास खींची गई रेखाओं पर ही उनके सही नाम लिखिए।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा था कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये स्थान तो कौन सा था, ये था चंपारण। ठीक है, ये चंपारण स्थान था, और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। तो हम देख लेते हैं चंपारण बिहार कहाँ पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था। अगर हम दिसंबर 1920 के अधिवेशन की बात करें तो ये नागपुर के अंदर हुआ था। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। तो फटाफट से नक्शे पर हम देख लेते हैं इसे हम किस तरीके से फील कर सकते हैं। और मैं इसको ऑलरेडी आपके लिए फील करके आया हूँ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, बिहार के अंदर है। नाम है जगह का चंपारण। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। नाम है नागपुर। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से आपको भरना था। हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के इसी रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। सबसे पहले टिहरी बांध की बात कर लेते हैं, फिर नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और फिर हल्दिया समुद्री पतन। टिहरी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड के अंदर है। नरोरा परमाणु संयंत्र ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पुणे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। हल्दिया समुद्री पतन तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो आप समझ गए होंगे ये चारों चीजें कहाँ कहाँ है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क महाराष्ट्र के अंदर, और हल्दिया का समुद्री पतन पश्चिम बंगाल के अंदर। तो नक्शे पर भी हम इन्हें एक बार दिखा देते हैं। नक्शे पर आप इन्हें किस तरीके से भर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने भर रखा है टिहरी। ठीक है, टिहरी भर रखा है जो उत्तराखंड के अंदर है। नरोरा जो आपका उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के पास में है। ठीक है, हल्दिया ये भर रखा है, हमने फील कर रखा है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। और पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। और इस नंबर को जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।